हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, कल हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे किसी भी चीज़ के बारे में। कल हम लोगों ने जो पढ़ा वो था अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट को आप लोगों को पूरा रीड कौन से चैनल पे करोगे। हमारा चैनल है बेटा यहाँ पर GR संभव अचीवर्स। इस पे मैंने आप लोगों को पहले वाली क्लासेस में बताया था, सारी क्लासेस अपलोड होगी। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की सारी क्लासेस अपलोड होगी। नेवी, एयरफोर्स, नीट वगैरह जो भी आपको कोर्सेज होते हैं उनके रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। जैसे इसके पहले हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी रीड किया, उसमें भी हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे ना। ठीक है, 2 क्लास हम लोगों ने पर्टिकुलर क्वेश्चंस की रखी थी। तो इसी तरीके से हम लोग एसी सर्किट के अंदर भी 2 या 3 क्लास करंट इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग जैसे हम लोगों ने क्वेश्चंस किए वैसे के वैसे ही अल्टरनेटिंग करंट की रखेंगे। क्यों लिया ये चैप्टर मैंने? चैप्टर लेने का रीजन ये था कि भाई एक ही पार्ट हमारे पास कंबाइंड बार बार चलता जाएगा, यानी कि एक इलेक्ट्रिकल का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास। तो देखो बच्चों, एक क्लास हमारी अल्टरनेटिंग करंट की हो चुकी थी, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा की हो चुकी थी। अब प्रत्यावर्ती धारा की क्लास जो हुई थी हमारे पास, तो उसमें हम लोगों ने एवरेज वैल्यू के बारे में पढ़ा, यानी कि औसत मान के बारे में पढ़ा। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, जिसको हम लोग यहाँ पर रीड करके चलेंगे, वो क्या है बेटा? रूट मीन स्क्वायर और वर्चुअल और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, मतलब वर्ग माध्य मूल मान। किसी के लिए भी हम लोग बात करके चले तो क्या बोला जाएगा बेटा? वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है क्या भाई? वर्ग माध्य मूल मान क्या है कि सर आपने ठीक है बता दिया, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा भाई है क्या? तो देखो है क्या एग्जैक्टली हम लोग बात कर रहे हैं बेटा इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो ये रही हमारे पास डेफिनेशन। डेफिनेशन के अंदर क्या बोलते हैं हम लोग? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की वर्ग माध्य मूलमान किसी भी प्रत्यावर्ती धारा के लिए। ठीक है, द स्टेडी करंट विच वुड प्रोड्यूस द सेम हीट। ये लाइन ध्यान रखना, ठीक है, विच वुड प्रोड्यूस द सेम हीट, यानी कि वो क्या करके चलता है? सेम हीट प्रोड्यूस करके चलता है। ठीक है, फिर इन ए गिवन रेजिस्टेंस इन ए गिवन टाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय द गिवन अल्टरनेटिंग करंट इन द सेम रेजिस्टेंस इन द सेम टाइम। मतलब कि इसका ये मतलब है, कुल मिला के हम लोग ये बोलते हैं कि फिक्स टाइम में फिक्स वैल्यू को लेकर ये क्या करता है? अल्टरनेटिंग करंट की हमें एवरेज वैल्यू के रिगार्डिंग बात करते हैं, तो उससे हमारे पास कौन सी वैल्यू निकलती है बेटा? RMS वैल्यू निकलती है। अब मैं इसको वर्ड टू वर्ड हिंदी करके बता रहा हूँ। देखो, रूट मीन स्क्वायर RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान वह मान है कि इज दैट स्टेडी करंट। स्टेडी करंट मतलब होता है कि नियत मान। तो एक नियत मान हो गया, वह मान है जो क्या है? एक तरीके से नियत है। प्रोड्यूसिंग द सेम हीट इन ए गिवन रेजिस्टेंस, जो हमें प्रतिरोध दिया गया है उसके लिए हमें बात करता है यहाँ पर सेम हीट। हीट उतनी की उतनी रहेगी, यानी कि जो ऊष्मा रहेगी वो उतनी की उतनी रहेगी उसमें। रेजिस्टेंस इन ए गिवन टाइम, जो टाइम हमें गिवन है, यानी कि जो टाइम हमें दिया गया है, दिए गए टाइम के अंदर सेम अमाउंट की हीट प्रोड्यूस करना। RMS वैल्यू का मतलब ये चीज हो गई। एज इट प्रोड्यूस्ड बाय गिवन अल्टरनेटिंग करंट, बात वही है कि अल्टरनेटिंग करंट के रिगार्डिंग हम लोगों ने बोला कि सेम अमाउंट की हीट प्रोड्यूस कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, एक डेरिवेशन है, बहुत अच्छा डेरिवेशन है। जैसे अपन पहले वाली स्लाइड्स में भी अपन ने पढ़ा, पहले हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, फिर उस फॉर्मूले के बारे में जो डेरिवेशन है उसको देखते हैं। तो देखो फॉर्मूला और फिर फॉर्मूले के बारे में डेरिवेशन कैसे देखेंगे। हमारे पास है यहाँ पर DH इक्वल टू I स्क्वायर R dt। ठीक है, I की वैल्यू मैंने रखी I नोट साइन ओमेगा टी, तो I नोट साइन ओमेगा टी, तो I नोट पे भी स्क्वायर आ गया और साइन स्क्वायर भी आ गया, तो I नोट स्क्वायर आ गया और साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ गया, R इनके बीच में आ गया। ठीक है, DH डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस को हटाने के लिए मैंने इंटीग्रेशन किया तो DH का तो H हो गया और ये पूरी इंटीग्रेशन में टर्म अपने पास यहाँ पर गिवन हो गई। क्लियर है बेटा? अब देखो H बराबर मैंने बोला यहाँ पर I स्क्वायर I नोट स्क्वायर RT बाई 2। तो तुम्हें पता है कि यहाँ पर ये किस तरीके की टर्म डिफाइन हुई है, किस तरीके से आएगा? आफ्टर इंटीग्रेशन ओमेगा रिप्लेस विद 2π/t। अब इस तरीके को, यानी कि इसको सॉल्व करके मैं तुम्हें जस्ट इसके बाद वाली स्लाइड के अंदर अपन इसको शो करके चलेंगे, तो वहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा तुम्हें कि ये कैसे आया। भाई तुम्हारे माइंड में कि सर आया कैसे, आपने तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख रखा है। अरे भाई आया कैसे, तो इसके बाद वाली क्लास में इसकी हैंड टू हैंड मतलब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अपन देखते हुए चल रहे हैं कैसे आया। फिर आगे देखो, यहाँ पर अपने पास है इफ IV बी द वर्चुअल वैल्यू। वर्चुअल वैल्यू का मतलब होता है काल्पनिक मान। वर्चुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है बेटा? काल्पनिक मान। तो IV जो है वो एक तरीके का काल्पनिक मान है। ठीक है, ऑफ AC यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का एक तरीके से काल्पनिक मान होके चल गया। फिर आगे अपने पास है
H इक्वल टू आई स्क्वायर वी टी, ठीक है, आई स्क्वायर वी का मतलब वी नीचे आ रहा है और आर टी अपने पास आ गया, मतलब एक तरीके से ये हो गया H बराबर हो गया बेटा जी आई स्क्वायर आर टी। ठीक, क्लियर, कहीं कोई दिक्कत बेटा इसमें? इसका डेरिवेशन में भी जस्ट इसके बाद वाली स्लाइड के अंदर ही तुम्हें पूरा शो करके बताऊं किस तरीके से वैल्यू आती है। फिर लिखा हुआ है अपने पास आई वी यानी कि वर्चुअल वैल्यू, आई आर एम एस यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और आई इफेक्टिव वैल्यू जो अपन डिफाइन करके चलते हैं सारी कितनी होती है आई नोट बाय रूट टू। अब आई नोट बाय रूट टू ये है तो मेन डेरिवेशन इसी का होता है बच्चों, आई नोट बाय रूट टू किस तरीके से आया हमारे पास एग्जाम में, ठीक है, बहुत बार डेरिवेशन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम के अंदर, न्यूमेरिकल भी कई बार पूछते हैं इससे, ध्यान रखना नीट में भी न्यूमेरिकल आया हुआ है कि आई नोट बाय रूट टू के रिगार्डिंग हमें इफेक्टिव वैल्यू बोल दें या हमें गिवन वैल्यू बोल दें, इस तरीके से कोई क्वेश्चन बना हुआ है। 1/√2 का मतलब होता है बेटा 0.707, भाई इसको हम लिख सकते हैं ना आई नोट इंटू 1/√2 लिख सकता हूं मैं, 1/√2 का मतलब क्या होता है 0.707, आई नोट बोल दो और इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करते तो 0.2 डिजिट पीछे अपने पास यहाँ पर मीट हो गया। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ आ रहा है अच्छे से, देख लो ढंग से। फिर आगे देखो आरएमएस वैल्यू क्या है, रूट मीन स्क्वायर और वर्चुअल और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो तुम्हें पता है वर्चुअल वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू तीनों का मीनिंग सेम ही है, तो यहाँ पर मैंने और यूज में ले रखा है, और ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के लिए बोल रहे हैं, तो करंट की बात कर ली। अब ईएमएफ की बात करें, ईएमएफ के लिए क्या है, देखो बात वही है, खाली ई लग जाएगा, ईवी, ई आरएमएस, ई इफेक्टिव, ई नोट बाय रूट टू 0.707, ई नोट 70.7% में ई नोट, आई की जगह ई लग गया, सिंपल सा पॉइंट है, आई की जगह क्या लग गया ई, भाई जैसे धारा चलती है वैसे ही वोल्टा चलती है, वो वैसे ही विद्युत वाहक बल चलेगा, उसमें कोई दिमाग लगाने की बात ही नहीं है भाई। फिर देखो आगे, ये नोट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये क्या लिखा हुआ है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ, क्योंकि दोनों सेम चल रहे हैं, दोनों ही सेम है, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ कैन बी कैलकुलेटेड, हम लोग इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कब, ओवर एनी पीरियड ऑफ द साइकिल सिंस इट इज बेस्ड ऑन द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, उस साइकिल में जो क्या करता है हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, मतलब कि उष्मा को क्या करता है प्रवाहित करके चलता है, उष्मा बहा के चलता है, उसके अंदर हम लोग इसे क्या कर सकते हैं बेटा प्रोड्यूस कर सकते हैं। ध्यान रखना, बढ़िया पॉइंट है ये, कि कब इसे कैलकुलेट करेंगे, कब कैलकुलेट करोगे, जब ये एक साइकिल के जो पीरियड है यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड है उसके जस्ट बाद की अपन बात करके चलें तो क्रॉस कर जाए, तो उस कंडीशन में हम यानी कि जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होने लग जाए या ऊर्जा प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है, उसके अंदर हम लोग इसकी बात करके चल रहे हैं बेटा। यहाँ पर आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। इसका डेरिवेशन मैंने अभी भी बोला, इसका डेरिवेशन मैं पूरा सॉल्व करके बताऊंगा आपको, तो टेंशन वाली कोई बात है ही नहीं अपने को यहाँ पर। फिर डू नॉट यूज द फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूला यूज कब नहीं करना है, डू नॉट यूज द अबव फॉर्मूला इफ द टाइम इंटरवल अंडर द कंसिडरेशन इज लेस देन 1 पीरियड, यानी कि एक पूर्ण चक्र से कम होगा तब ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, एक कंप्लीट पीरियड से लेस होगा तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। लेस देन लिखा हुआ है, देखो दिख रहा है आप लोगों को सबको, तो यानी कि एक कंप्लीट साइकिल तो होना ही चाहिए इसके अंदर, कंफर्म है वो तो होगा ही होगा, कोई टेंशन ही नहीं है। बस कब यूज नहीं ले सकते, जब एक कंप्लीट साइकिल नहीं हो, कब लेना है जब एक से ज्यादा हो जाए तब यूज लेना है, यही बात है, क्लियर है। फिर देखो आगे, अब मैंने बोला कि बेटा ये कहां से आया, तो भाई इसका डेरिवेशन तुम्हें देखना पड़ेगा अब, ठीक है, पेन कॉपी ले लो, लिखने लग जाओ फटाफट, कैसे डेरिवेशन करेंगे इसका। देखो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है हमारे पास, एक्सप्रेशन कैसे है इसका एक्सप्रेशन, ओवर ए कंप्लीट साइकिल, कम से कम एक कंप्लीट साइकिल होना चाहिए। फॉर्मूला क्या बना, वी आर एम एस इज इक्वल टू, भाई हमने पढ़ा था वी डी टी डी टी 0 to t स्क्वायर ले दिया इधर, ठीक है, एवरेज वैल्यू के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मतलब कि तुम्हारे पास औसत मान के वर्ग का वर्गमूल ही क्या कहलाता है तुम्हारे पास, यहाँ पर कहलाता है किसके लिए, वी आर एम एस। वी आर एम एस का मतलब क्या हुआ, वर्ग माध्य मूलमान किसी भी वोल्टा के लिए। भाई जैसे वी चल रहा है या ई, वी बोल दो या ई बोल दो, बात तो एक ही है, जैसे वी चलेगा वैसे का वही का वही ई है मतलब, और वो का वही आई है, तो या तो वी लिख दो या ई लिख दो, बात एक है, मैं वी से कर रहा हूँ। फिर बात करते हैं आई के लिए, तो नेक्स्ट में आप लोग वी की जगह आई रिप्लेस करते जाओ, तो वहां पर आई के लिए बन गया, धारा के लिए बन गया। अब कैसे देखो, स्क्वायर जैसे इधर बात करें, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया हमने, वर्ग किया,
वर्क किया तो रूट से वर्क कट जाएगा, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर आर एम एस बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वी स्क्वायर डी टी डी टी 0 to t 0 to t। क्लियर है बेटा यहाँ पर? ठीक, नीचे वाले dt का इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 to t, तो dt का होता है बेटा जी t होता है हमारे पास, 0 से लेकर कहाँ तक बात कर रहे हैं? t तक। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मैंने कल बताया था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इधर आ गया t। क्लियर है? तो इस पूरे की जगह नीचे वाले पोर्शन को हटाकर मैं क्या लिख सकता हूं बेटा जी? नीचे वाले पोर्शन को हटा के इसकी जगह लिख सकते हैं ओनली टी। तो ये हो गया बेटा वी स्क्वायर आर एम एस बराबर 1/t और वी स्क्वायर डी टी 0 से लेकर t तक। 0 से लेकर कहाँ तक बेटा? t तक। आया समझ में? शार्पली समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। v क्या है? ताक्षणिक मान वोल्टा का, यानी कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू की जगह हम वैल्यू रखेंगे, कैसे रखोगे देखो, v का मान v नॉट साइन ओमेगा टी डी टी का होल स्क्वायर। क्लियर? फिर v स्क्वायर आर एम एस बराबर 1/t इंटीग्रेशन ऑफ, पूरे का स्क्वायर लग गया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी 0 से t तक। क्लियर है? वी नॉट स्क्वायर बाहर आ गया, वी नॉट स्क्वायर बाई टी, अंदर रह गया बेटा जी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। क्लियर है? आ रहा है समझ में? बहुत सिंपल मेथड बता रहा हूँ, ये सबसे सिंपल मेथड यही है आरएमएस निकालने का। अब मैथ्स वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा इसमें, क्योंकि मैथ्स वालों के तो फॉर्मूले पड़े हुए होते हैं। बायो वाले सारे डॉक्टर अच्छे से ध्यान देना इधर, ठीक है? किस तरीके से मैंने लिखा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो थीटा की जगह मैंने ओमेगा टी लिया, तो cos 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख दूं। ठीक है? साइन स्क्वायर ओमेगा टी इधर आया तो काय का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 - cos 2 ओमेगा टी हो गया। ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। भाई थीटा की जगह मैंने ओमेगा टी तो रिप्लेस किया है, इधर का इधर ही तो किया है, एक्सचेंज ही तो किया है, उसके अलावा हमने कुछ किया ही नहीं है यहाँ पर। 2 मल्टीप्लाई में है बेटा, 2 में दे जा रहा हूं डिवाइड में। इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर कौन सी दी बेटा? फर्स्ट। हम इस इक्वेशन में वैल्यू रख रहे हैं, वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 1। कैसे देखो, वी नॉट स्क्वायर बाई टी, ठीक, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान कितना है? वन माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई कितना आ गया बेटा? 2 आ गया हमारे पास। क्लियर? बहुत आसान तरीका है, समझ आ रहा है? वर्ड टू वर्ड में आप लोगों को बताता जा रहा हूँ किस तरीके से हो रहा है ये सॉल्व। फिर हम लोग क्या करके चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। हमारे पास यहाँ पर बेटा देखो, यहाँ तक हम लोगों ने निकाल लिया, 2 कांस्टेंट है, कहाँ जाएगा? बाहर। तो ये हो गया वी स्क्वायर आर एम एस बराबर वी नॉट स्क्वायर बाई 2t इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos 2 ओमेगा टी डी टी। ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा इसमें। तो वी स्क्वायर आर एम एस बराबर 2t, लिमिट तो थी सही, ओवर ए कंप्लीट साइकिल मतलब 0 to t थी। इसको हमने तोड़ दिया, 1 को भी dt के साथ लिख दिया बेटा, cos 2 ओमेगा टी को भी dt के साथ लिख दिया, 1 dt जीरो टू टी। ठीक है? फिर वन को dt से किया तो कितना आ गया? dt आ गया 0 to t cos 2 ओमेगा टी डी टी 0 से लेकर कहाँ तक बेटा? t तक। अब देखो
डी टी का तो कितना हो गया बेटा टी, 0 से लेकर टी तक हो गया, माइनस साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, कॉस का माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और कॉस का होता है प्लस साइन, कॉस का क्या होता है प्लस साइन, इंटीग्रेशन समाकलन, तो कॉस 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में आ गया 2 ओमेगा। कल मैंने तुम्हें बताया था इंटीग्रेशन में जो भी कांस्टेंट होता है वो डिवाइड में आता है, और डिफरेंशिएशन में किस में आता है बेटा मल्टीप्लाई के अंदर वो यूज में आता है। क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, अच्छे समझ आ रहा है, कंफर्म? हाँ सही है, चलो आगे चलते हैं। वी स्क्वायर आर एम एस वी नॉट स्क्वायर बाई 2t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये लो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 ओमेगा मैंने बाहर लिख दिया, साइन 2 ओमेगा टी 0 से टी। क्लियर है बेटा, कहीं कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे समझ आ गया? चलो आगे चलते हैं अब। फिर वी स्क्वायर आर एम एस बराबर वी नोट स्क्वायर बाय 2t टी माइनस 1/2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी माइनस साइन 2 ओमेगा 0। भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये तो करेंगे ही सही, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक। ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई बाई टी, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई बाई टी, तो साइन 2 इंटू 2 पाई बाई टी इंटू टी, इधर रखने की जरूरत ही नहीं ओमेगा क्योंकि 0 हो ही जाएगा, टी से टी कैंसिल, उड़ा दिया हमने। तो आर एम एस बराबर वी नोट स्क्वायर बाई 2t 2 इंटू 2 पाई साइन 4 पाई माइनस साइन 0। क्लियर है बच्चों, आया समझ में? 2 इंटू 2 पाई यानी कि 4 पाई, अब साइन पाई भी 0, 2 पाई भी 0, 3 पाई भी 0, 4 पाई भी 0, तो यानी कि सारी वैल्यू 0 होती है। तो जीरो माइनस जीरो साइन 0, आप लोग को पता ही है 0 होता है। तो यहां कितना रह गया बेटा टी रह गया ओनली, ये तो 0 हो गया, टी से टी भी गया, तो वी आर एम एस स्क्वायर था उधर गया था रूट में, वी नोट बाई रूट 2 मैंने लिख के भी बताया था तुम्हें, 0.707 वी नोट। आगे भाई ये लो, ठीक है। और करंट के लिए हो तो आई नोट कर दो, वी की जहाँ वी है वहाँ आई चलते जाओ, पूरे डेरिवेशन में आई चल जाएगा। परसेंटेज में लिखना हो तो 70.7 वी नॉट। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से समझ आ गया? कंफर्म? देख लो ढंग से, ठीक है चलो बढ़िया, अच्छी बात है, समझ आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आगे अब क्या है अगला टॉपिक, रिलेटिव वैल्यू फॉर पीक वर्चुअल एंड मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। रिलेटिव वैल्यूज होती क्या क्या है, ठीक है। ये है साहब हमारे पास एक नॉर्मल व्यू जिसमें हम लोग मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन बताते जा रहे हैं। ये एक साइकिल लिया हमने भाई, पाई पे 2 पाई पे 3 पाई पे इन पे टच होगा, ठीक है, पाई बाई 2 पे तो मैक्सिमम रहेगा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है ई नोड की, ठीक। यहाँ पर मैंने बताया था तुम्हें 3 वैल्यू होती है, एक तो मीन वैल्यू होती है, एक इफेक्टिव वैल्यू होती है। तो मीन वैल्यू के रिगार्डिंग ये रही, तो ये मीन वैल्यू हो गई, ठीक है, बीच वाली, इसके और इसके बीच की वैल्यू मीन। ये इफेक्टिव मतलब वर्चुअल की तरह एक तरीके पढ़ा है, तो इन दोनों के बीच में कहीं पे भी पॉइंट लगा दे तो वो वर्चुअल वैल्यू हो जाती है। वर्चुअल मतलब क्या होता है, काल्पनिक, तो काल्पनिक मान हो जाता है बीच का मान, ठीक है।
फिर ये हो गया साहब EM बराबर E एवरेज बराबर 0.637 ई नोड। मैंने आप लोगों को बताया था एवरेज वैल्यू 0.637, इसके पहले वाली क्लास के अंदर पढ़ा है हम लोगों ने, पहली क्लास थी, 0.636 निकाला था। तो 636 से 637 बात लगभग बराबर ही होती है, निकाला था ना, मैंने पढ़ाया था तुम्हें, आ रहा याद? हाँ वही एवरेज वैल्यू सेकंड वाला डेरिवेशन। तो 0.637 ई नोट बोल दो या आई नोट भी बोल सकते हो इसकी जगह। उसके बाद इफेक्टिव वैल्यू के अंदर मेरे पास क्या आया 0.707, मतलब आरएमएस वैल्यू एक तरीके से कौन सी वैल्यू हुई बेटा? इफेक्टिव वैल्यू हो गई। कौन सी वैल्यू हो गई? इफेक्टिव वैल्यू हो गई हमारे पास। फिर उसके बाद आया नेक्स्ट पॉइंट जो है, इसके क्या क्या टिप्स बनते के चल रहे हैं। तो टिप्स देखो क्या क्या बन के चल रहे हैं बेटा, ये बहुत बढ़िया टॉप पॉइंट है, जो चारों पॉइंट है अच्छे से लिखे हुए हैं, समझो इनको। द गिवन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ करंट आर वर्चुअल वैल्यू अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। या तो वो क्या है, एक तरीके से वर्चुअल वैल्यूज है जो हम लोग देते चलते हैं, जैसे 230 वोल्ट है, तो 230 वोल्ट हमें इनपुट में दिया कोई न्यूमेरिकल में, तो हम उसको आरएमएस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हमेशा आरएमएस। और जो आरएमएस है वो इफेक्टिव वैल्यू भी है और वर्चुअल वैल्यू भी है। मतलब जो वर्ग माध्य मूल मान है वो एक तरीके से काल्पनिक मान भी है। काल्पनिक हुआ तो काल्पनिक मान भी है। तो 230 वोल्ट हमारे पास यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल में देता है तो वर्ग माध्य मूल मान या निवेशी वोल्टा भी कहलाएगा। निवेशी वोल्टा मतलब इनपुट का वोल्टेज। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? एसी एमीटर एंड एसी वोल्टमीटर रीड द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, एंड वोल्टेज रेस्पेक्टिवली। जो एसी का एमीटर और एसी का वोल्टमीटर होता है वो आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को रीड कर सकता है। किसको रीड कर सकता है? अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को रीड कर सकता है। और उस टाइप के मीटर को हम क्या कहते हैं? हॉट वायर मीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉट वायर मीटर, गर्म तप्त मीटर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है बेटा? हॉट वायर मीटर, मतलब गर्म तप्त मीटर भी हम इसको पढ़ सकते हैं। द स्केल ऑफ डीसी मीटर इज लीनियरली ग्रेजुएटेड वेयर एज द स्केल ऑफ एसी मीटर इज नॉट इवनली ग्रेजुएटेड बिकॉज एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। डीसी के अंदर बेटा क्या होता है कि लॉसेस पॉसिबल हो सकते हैं, बट यानी कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लीनियरली ग्रेजुएटेड वेयर एज द स्केल ऑफ एसी इज नॉट इवनली ग्रेजुएटेड बिकॉज एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। मतलब जो एच होता है वो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो जो अपने पास जो लॉसेज होते हैं वो एसी के अंदर ज़्यादा आ सकते हैं बट डीसी के अंदर ज़्यादा नहीं आ सकते। अब तुम्हारे माइंड में सर ये कहाँ से आया एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर? अरे भाई ऐसे आया ना, वी आई आई आर, तो P बराबर क्या हुआ? आई स्क्वायर आर हो गया। P बराबर होता है H/T। ये लो, बहुत बढ़िया सिंपल सा कंसेप्ट से मैंने तुम्हें समझाया है। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। समझ आ गया? कोई दिक्कत इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे देखो फिर नेक्स्ट। अब अपने पास है बेटा यहाँ पर जो अपन ने बात करी इस पॉइंट के बाद में, ठीक है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। अब क्या बोला मैंने यहाँ पर? एक हमने बात करी है पीवर, यानी कि प्योर, पीवर हिंदी वर्ड है पीवर, लेकिन प्योर बोलेंगे हम इसको, ठीक है, शुद्ध जिसे कहते हैं। तो एसी सर्किट विद, ठीक है, अ प्योर रेजिस्टेंस, मतलब कि शुद्ध आर परिपथ, जिसे बोला जाता है प्योर आर सर्किट। क्या बोलते हैं बेटा? प्योर आर सर्किट रेजिस्टेंस। ये लो साहब रेजिस्टेंस हो गया, ये वोल्टेज हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो आगे, मैंने यहाँ पर बोला कि जब ये इस तरीके से डिफाइन हो गया हमारे पास, तो इसको कैसे लेके चलेंगे बेटा? कि हमारे पास ये इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है? V बोल दो, E बोल दो। V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी बोल सकते हैं, E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी बोल सकते हैं। क्लियर? तो E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, ये कौन सा वोल्टेज है? एक तरीके से इंस्टेंटेनियस, जिसे हिंदी में बोला जाता है ताक्षणिक मान। ताक्षणिक मान, ठीक है। फिर आगे पढ़ो। I बराबर E बाई आर होता है, पता है हमें, V बराबर आई आर होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा? E अपॉन आर। I बराबर क्या हो जाएगा बेटा? E अपॉन आर हो जाएगा। कंफर्म? भाई V बराबर आई आर तो I बराबर E बाई आर, ठीक है। तो E बाई आर हो गया, E का मान रख दिया मैंने यहाँ से, ये लो, तो I बराबर ई नोट बाई आर हो गया साइन ओमेगा टी। क्लियर है? कंफर्म?
तो ई नोट बाय आर, ई नोट बाय आर को मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर, आई नोट बोल दिया। क्या बोल दिया, आई नोट। तो ई नोट बाय आर मतलब आई नोट, तो आई बराबर हो गया आई नोट साइन ओमेगा टी। यहाँ लिखा हुआ है ईएमएफ एंड करंट आर इन सेम फेज। फिर तुम्हारा माइंड में कि सर सेम फेज कैसे हुआ, इसका क्या रीजन था सेम फेज होने का? तो सेम फेज होने का बहुत सिंपल सा रीजन है। क्या रीजन है, देखो ये है वोल्टेज का एंगल और ये है करंट का एंगल। तो यहां पे हम लोग निकाल के चलते हैं हमेशा फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस जिसे हिंदी में बोला जाता है कलांतर। डेल फाई बराबर फाई 2 माइनस फाई 1। फाई 1 हमेशा फिक्स है, वोल्टेज का रहना है। फाई 2 कितना है, ओमेगा टी। तो डेल फाई बराबर कितना आ गया, 0। ये हो गया कौन सा फेज, सेम फेज। कौन सा फेज हो गया, सेम फेज। वोल्टेज बड़ा होता है करंट से, ये ध्यान रखना, मैंने इसके पहले वाली क्लास में भी तुम्हें बताया है। ये पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 2 पाई, इस तरीके से हो गया। ये अपन कल पढ़ ही चुके हैं इसको, टी बाय 4 टी बाय 2 3 टी बाय 4, 2 पाई पे टी आता है बस, ठीक है। फिर ई और आई हो गया, वोल्टेज करंट, ये लो साहब जुक 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 जुक। फिर देखें ये बढ़ रही है करंट और वोल्टेज के साइकिल्स। तो ये वाली वैल्यू किसकी है बेटा, देखो ये वाली वैल्यू किसकी है, ऊपर वाली ब्लू वाली वैल्यू किसकी है, ये है ई नोड यानी कि वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू। आई नोड है करंट की मैक्सिमम वैल्यू। अब जहां से लिया वहीं पे ड्रॉप किया है, देखो इसको। क्यों, क्योंकि कौन से फेज में, सेम फेज में, और करंट छोटा रहता है तो छोटा छोटा बना दिया हमने। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आ गया समझ में अब तो, कंफर्म, क्लियर। फिर इक्वेशन लिख दिए, तो आई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी और आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, पता ही हमें ये दो इक्वेशन ही होनी है। ये बना साहब आपके पास क्या था, ये इसे बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसे बोलते हैं फेजर। क्या बोला जाता है बेटा, फेजर डायग्राम यानी कि फेजर आरेख। ले लिया अपन ने, ठीक है। एक्स और वाई एक्सिस हो गई। ये लाइन आई वोल्टेज के लिए यानी कि ई नोड हमने बोला, ईएमएफ के लिए। एंगल कितना, ओमेगा टी। करंट छोटा रखना है तो छोटा रख दिया। करंट का भी एंगल कितना, ओमेगा टी। भाई करंट का भी एंगल कितना, ओमेगा टी, और वोल्टेज का भी एंगल कितना, ओमेगा टी। तो हम लोगों ने डिफाइन कर दिया कि भाई ओमेगा टी एंगल के साथ में वोल्टेज बड़ा होता है किससे, करंट से। वोल्टेज बड़ा किससे होता है, करंट से। रह जाएगा ध्यान, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कहीं कोई दिक्कत बेटा, कहीं कोई दिक्कत लग रही है तो पूछ लो, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्म। आगे देखो फिर, अब एसी सर्किट विद ए प्योर इंडक्टर। इंडक्टर यानी क्या होता है बेटा, एल सर्किट होता है, यानी कि प्रेरकत्व परिपथ जिसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, ये रही आपके पास कॉइल, ऐसे वाउंडेड हुई रहती है, बल्ब में रहती है ना, बल्ब में 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो वही चीज होगी, एल और ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी। ये तो फिक्स है हमारे पास वोल्टेज तो, और इसका एंगल भी फिक्स है ओमेगा टी। इसको हम लोग टच ही नहीं करके चलते। फाई 1 की वैल्यू दी हुई है हमें, ये देख लो, हमने लिख दिया फिक्स फाई 1। इंड्यूस्ड ईएमएफ, फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात आती है एल डी आई बाई डी टी। किसकी बात आती है बेटा, एल डी आई बाई डी टी। तो देखो एल डी आई बाई डी टी कहाँ से आया बेटा हमारे पास, एल डी आई बाई डी टी आने का रीजन क्या था। देखो ये हमारे पास पूरा, मैं डेरिवेशन एक बार बता रहा हूँ, फिर इसके बाद में तुम्हें एल डी आई बाई डी टी का रीजन बता देता हूँ कि एल डी आई बाई डी टी कहाँ से आया हमारे पास। तो देखना आया कहाँ से, मैं इस पे बता रहा हूँ, तुम्हें स्लाइड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। किसी भी लूप में हम लोग करंट देते हैं बेटा, करंट इनपुट में दिया, क्या जनरेट हुआ, फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स के बाद आता है ईएमएफ, और ईएमएफ के बाद आता है इंड्यूस करंट, जो मेन करंट का अपोज करता है। ये लो था फेराडे लो, फेराडे का नियम था ये, कि किसी भी बंद पथ में धारा प्रवाहित कराएं तो फ्लक्स उत्पन्न होता है। फ्लक्स के पश्चात विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है, और विद्युत वाहक बल के बाद प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसकी दिशा मुख्य धारा के विपरीत होती है।
अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन कि सर ये प्रेरित धारा क्या है, फ्लक्स क्या है, अभी बताते हैं बच्चों, रुको समझो पहले। प्रेरित धारा का मतलब है तुम लोग मोबाइल सब चलाते हो भाई, ऑनलाइन क्लासेस का टाइम चल रहा है, फेसबुक चलाना, व्हाट्सअप, ट्विटर, ये सारी चीज़ें तुम लोग सब एक्टिवेट रहते हो। तो उसी टाइप में हम लोग बात करके चले, जब तुम लोग चार्जर से फ़ोन चार्ज करते हो तो तुम्हारा चार्जर भी तो गर्म होता है, होता ही नहीं होता? हाँ क्या होता है ना? तो ये इंड्यूस करंट की वजह से ही गर्म हो रहा है। ये किसकी वजह से गर्म हो रहा है? इंड्यूस करंट की वजह से। तो इंड्यूस करंट जो होती है वो मेन करंट से जनरेट होती है, यानी कि ये इसे बोल दे बापू, इसे बोल दे बेटा जी। तो ये बापू की वजह से जब बेटा उत्पन्न हुआ है या जनरेट हुआ है, और वो उसी का अपोज कर रहा है, देखा भी होगा आप लोगों ने, भाई हमें कोई बात अच्छी नहीं लगती पापा की तो मना भी कर देते कि नहीं नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे होएगा, कहते ही ना, वही चीज़ है। तो इस करंट की वजह से इंड्यूस करंट जनरेट हुई है, मतलब आपका चार्जर गर्म हो रहा है। आप चाहते हो क्या चार्जर गर्म हो? हम क्यों चाहेंगे यार चार्जर गर्म हो? क्योंकि हमारा मतलब कॉस्टली है, जैसे पैसा लगा है हमारा, तो हम चाहेंगे क्यों चार्जर गर्म हो। लेकिन फिर भी वो चार्जर गर्म हो रहा ही नहीं हो रहा, होता तो है भाई, चार्जर तो गर्म होता है ना। हाँ सही बात है। तो जो चार्जर गर्म हो रहा है, जब हम लोग चाहते नहीं है, फिर भी वो चीज़ सिस्टम में तो आ ही रही है। फिर भी वो चीज़ कहाँ आ रही है बेटा? एक तरीके से सिस्टम में आ रही है, ठीक है, कंफर्म हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब सिस्टम में आ रही है पर उसको हम हटा नहीं सकते, तो बात वही है। फिर बात है बेटा जी फ्लक्स की। फ्लक्स का मतलब ये होता है चुंबकीय बल रेखाएं जितने क्षेत्रफल से गुजरती है, कहाँ से गुजरती है बेटा? जितने क्षेत्रफल से गुजरती है उसका फ्लक्स कहलाता है। तो जैसे फाई बराबर मैंने बोला, यहाँ क्या आएगा? बी ए। फाई बराबर क्या आएगा? बी ए। ये तो फेराडे का फर्स्ट लॉ यानी कि प्रथम नियम है। अब बात करके चले सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ क्या था? जो ईएमएफ होता है किस पे डिपेंड करता है बेटा? फ्लक्स पे। तो ईएमएफ इज इक्वल टू dt, मतलब होता है रेट ऑफ, d का मतलब चेंज ऑफ, फाई का मतलब फ्लक्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी कि जो विद्युत वाहक बल है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। जो विद्युत वाहक बल होता है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर की क्या होता है? समानुपाती होता है, ठीक है। तो अब जैसे बात करके चलें एल परिपथ के लिए, तो ये रहा एल परिपथ। कितनी कुंडली है? एक ही कुंडली है, ठीक है। तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो गया, यानी कि जो फ्लक्स है वो धारा के समानुपाती हो गई, ठीक। अब जो फ्लक्स है वो धारा के समानुपाती हो गई, तो धारा के समानुपाती होगी, तो इसको किस तरीके से देखेंगे? देखो हो गई। समानुपाती का निशान हटाने के लिए नियतांक लगता है, तो नियतांक लगता है तो एक ही कुंडली हो तो कहलाता है स्वप्रेरण। क्या कहलाता है? स्वप्रेरण, यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस। क्या कहलाता है बेटा? सेल्फ इंडक्टेंस, स्वप्रेरण, खुद से ही प्रेरित होना। मतलब जैसे यार मेरी 10th में इतनी थी, मैं 12th में बना सकता हूँ, तो वो कौन सा प्रेरण है? स्वप्रेरण है, ठीक है। और एक होता है दो कुंडलियाँ हो, जैसे ट्रांसफार्मर में सप्लाई आती है और जैसे बाहर से कहीं से आ रही है और हमारे घरों तक पहुँच रही है, तो एक से तो आ रही है और एक से जा रही है, यानी कि हमारे घरों में आ रही है। क्लियर भाई? इधर से आना और हमें हमारे पास पहुंचना। जैसे यहाँ घर है, इस जगह पे घर है, यह ट्रांसफार्मर है, तो इधर से आएगी सप्लाई और यहाँ से फिर वापस अपने घरों में भी आएगी। तो आना और जाना, तो कितनी कुंडलियाँ हुई? दो। कितनी हुई? दो कुंडलियाँ। इन दो कुंडलियों के साथ हम लोग बोलते हैं बेटा कि जब दो कॉइल्स होती है तो वहाँ पर होता है म्यूचुअल। जैसे तुम फेसबुक वगैरह चलाते हो, हाँ फेसबुक चलाते हो, उसमें आता है म्यूचुअल फ्रेंड, मतलब वो उसका भी फ्रेंड है और वो हमारे पे भी ज्वाइन होना चाह रहा है। म्यूचुअल का मतलब ये तो होता है, फिर तुम टिक करते हो कि म्यूचुअल किस किस का है, तुम देखते हो ना ऐसे, तो बात वही है। तो समानुपाती का निशान हटाएंगे तो नियतांक L लगता है क्योंकि एक कुंडली है, ठीक। तो E बराबर क्या हुआ? d/dt। फाई बराबर क्या हुआ बेटा? Li। तो E बराबर क्या निकला? L कांस्टेंट था, बाहर आ गया di/dt। L di/dt, तो ऐसे आता है वो, पर तुम्हें चिपकाना सीधा वहीं से ही है। ये लो यहीं से चिपकाओगे तुम तो सीधा L di/dt, पर आया कैसे? ऐसे आया वो। समझ में आएगी बात? आया कैसे? इस तरीके से आता है वो। फिर L di/dt आ गया, ये लो E बराबर L di/dt हो गया। क्लियर? E का फॉर्मूला क्या है? E0 sin ओमेगा t। L di/dt अपनी जगह है सही, L di/dt। क्लियर?
डी को मैंने यहीं रखा, एल मल्टीप्लाई में तो किस में जाएगा बेटा, डिवाइड में, तो ई नोट बाय एल हो गया साइन ओमेगा टी, और डी टी डिवाइड में तो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो डी टी तो आ गया मल्टीप्लाई में इसके साथ, और एल आ गया डिवाइड में। ये रहा, इसको ये बॉक्स बना के सोल्व कर रखा, दोनों साइड इंटीग्रेशन किया। क्यों किया, समझ आ गया क्यों किया, समाकलन क्यों किया, डिफरेंस आ रहा है दिख रहा है, डी आई का आई हो गया, ई नोट बाय एल साइन ओमेगा टी है, ई नोट बाय एल साइन ओमेगा टी है, ठीक। ई नोट बाय एल था साइन ओमेगा टी, अब इंटीग्रेशन किया तो ई नोट और एल तो बाहर आ जाएंगे भाई, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ई नोट बाय एल था, इंटीग्रेशन में क्या आ रहा है, साइन ओमेगा टी आ रहा है डी टी, ठीक। तो ई नोट बाय एल तो बाहर है ही सही, साइन ओमेगा टी का कितना हुआ, माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, यही हुआ, माइनस कोस ओमेगा टी बाई ओमेगा, ओमेगा आ गया, तो ई नोट बाय ओमेगा एल माइनस कोस ओमेगा टी रह गया है, ठीक। कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो माइनस एच टी है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, साइन 90 माइनस थीटा का मतलब हो गया यहाँ पर तुम्हारे पास कॉस थीटा, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ बेटा, कॉस थीटा, ये माइनस हो गया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, तो ये रहा ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इस पूरे को बोल दिया मैंने आई नोड, क्या बोल दिया यहाँ पर, आई नोड, क्योंकि धारा का मान जो था वो क्या होता है, आई बराबर आई नोड साइन ओमेगा टी, तो साइन के आगे वाला आई नोड होता है, तो इधर भी साइन के आगे वाला आई नोड हो गया, तो ये हो गया, तो वी नोड बाय ओमेगा एल हो गया, ई नोड बाय ओमेगा एल हो गया। यहाँ पे देखो अब किस तरीके से कर रहे हैं यहाँ पर, कि मैंने क्या किया, इस पॉइंट के लिए ई नोड बाय ओमेगा एल आई नोड था, तो ई नोड बाय ओमेगा एल क्या था मेरे पास, आई नोड, ई नोड बाय ओमेगा एल बराबर क्या था, आई नोड था, तो ई नोड बाय आई नोड बराबर क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल, ई क्या है, वोल्टा है, तो वी बाय आई, वी बाय आई क्या कहलाया, आर, क्या कहलाया, आर, आर का मतलब ये एल परिपथ है, तो एल परिपथ का आर बोला जाता है एक्सएल, क्या बोलते हैं, एक्सएल, इसे बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरणिक प्रतिघात, क्या बोला जाता है बेटा, प्रेरणिक प्रतिघात। तो एक्सएल बराबर ओमेगा एल, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाय टी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 1 बाय टी, 1 बाय टी क्या होता है, एफ, तो 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ एल, क्लियर है बेटा। तो देखो आप, ये रहा एक्सएल बराबर ओमेगा एल, एक्सएल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड इट्स एसआई यूनिट इज ओम, यानी कि इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, ओम होती है, क्या होती है, ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस ही तो है क्या, और रेजिस्टेंस ही तो है तुम्हारे पास, ठीक। अब देखो उसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग ग्राफ के लिए, तो सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लाइन आई अपने पास, शो हुई, एंगल पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 5 पाई बाई 2, इस तरीके से। फिर उसके बाद में वही वैल्यू टी बाई 4 टी, टी बाई 2, 3 टी बाई 4 टी, इस तरीके से। नेक्स्ट ई और आई, वोल्टेज तो बराबर चल रही है, ये देखो वोल्टेज तो बराबर चल रही है, ये नीली लाइन, ठीक है, लेकिन करंट का जो एंगल है वो आया माइनस पाई बाई 2, माइनस का मतलब पीछे रहना, ठीक है, 2 वर्ड होते हैं लैगिंग लीडिंग, तो लैग करना, तो माइनस पाई बाई 2 ये रहा, मतलब नीचे से, तो यहाँ से मैंने नीचे से स्टार्ट किया, ये रहा नीचे से स्टार्ट किया, देखो इसकी मैक्सिमम से कम आ रहा ही है, तो करंट तो रखना छोटा ही है, करंट तो छोटा ही रखना है, तो मैक्सिमम से तो कम आ रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ पर मैंने बोला कि ये इतना डिफरेंस आ गया इतना डिफरेंस, तो डिफरेंस आ गया, तो माइनस पाई बाई 2 तो नीचे से कर दिया, ग्राफ बनाया, हर जगह पे 90 डिग्री का डिफरेंस ले दिया, ये बीच वाला पोर्शन 90 का है,
तो टच करते हुए बनाया। जैसे क्या मीनिंग है देखो मेरा, ये रहा टच करते हुए मैंने यहाँ पर बनाया बेटा, देखो ये रहा, ये तो वोल्टेज के लिए, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, ये पॉइंट लगा दिए मैंने। अब बात आई करंट की, तो नेगेटिव से बनाना है करंट, ऐसे ये मैक्सिमम से कम आ रहा है, और माइनस में इस कारण ये नीचे से बन रहा है। माइनस में इस कारण कहां से बन रहा है बेटा, ये नीचे से बन रहा है। अब देखो फिर बनता है फेजर डायग्राम, देखो लिखा हुआ भी है करंट लैग्स, लैग्स यानी पीछे रहना। भाई क्रिकेट देखते हो ना, क्रिकेट में आता है लेगिंग और लीडिंग, टेस्ट मैच में, ठीक है, टेस्ट मैच में आता है लेगिंग लीडिंग, तो लैग करना मतलब पीछे रहना। बिहाइंड ईएमएफ बाय पाई बाय 2 रेडियन, यानी कि पाई बाय 2 रहेगा। अब देखो फेजर डायग्राम किस तरीके से बन रहा है, ये लो, ये हो गया, ये ई नोट, ये आई नोट, दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री दिख रहा है। भाई ई नोट तो ओमेगा टी बनाएगा ही बनाएगा, ये रहा ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी है, तो ई नोट तो ओमेगा टी बनाएगा ही सही। ये कितना बना रहा है, ये लो साहब, ये 90 डिग्री बना रहा है। तो 90 डिग्री बना रहा है, तो मैंने पहले ही तुम्हें 90 डिग्री शो किया है कि 90 डिग्री कैसे बना रहा है। देखो ये तुम्हारे पास ये 90 बन रहा है, तो यानी कि ओमेगा टी माइनस हो गया, माइनस है तो नीचे से ग्राफ बना है, ग्राफ भी नीचे से और फेजर भी कहाँ से बना है, नीचे से। क्लियर है बेटा। तो एल सर्किट का रेजिस्टेंस क्या रहा हमारे पास, यहाँ पर एक्सएल हमारे पास डिफाइन रहा, और एक्सएल की रिगार्डिंग हम लोगों ने वैल्यू की बात कर ली है। क्लियर है, कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक हम लोगों ने इसमें से 2 टॉपिक रीड किए, एक तो पढ़ा है हमने प्योर आर सर्किट, एक पढ़ा है प्योर एल सर्किट, जो मेन टॉपिक्स है हमारे पास। और आज हमने क्या पढ़ा, आरएमएस पढ़ा है, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पढ़ी, इफेक्टिव वैल्यू पढ़ी, वर्चुअल वैल्यू पढ़ी। इफेक्टिव वैल्यू हो गई, वर्चुअल का मतलब काल्पनिक मान हो गया, वर्ग माध्य मूल मान हो गया। इस तरीके से हमने अलग अलग टॉपिक्स को रीड किया आज। तो आया मजा आज की क्लास में, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत बेटा, कंफर्म, अच्छी लगी क्लास। तो ध्यान रखो बेटा कि इस तरीके से इनोवेटिव अट्रैक्टिव क्लासेस के लिए आप लोग क्या करो, जीआर संभव अचीवर को, ठीक है, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हम लोग इस पर और मेहनत करें और आप लोग अच्छी से अच्छी क्लास प्रोवाइड करवाने की ट्राई करते रहें। ओके, थैंक यू बेटा।